आपने एक अलग ही फिनोमिना तैयार किया है एज अ वीमन, एज अ फेमिनिस्ट। मुझे हमेशा ये लगता था कि इस तरह का कुछ दिखाना चाहिए। हम लोग हमेशा लिखते भी रहे हैं कि गालियाँ जो बनी हैं सब औरत के शरीर से लेकर के, औरत को ही किसी को भी घसीटना होता है तो वो औरत को घसीटता है, ठीक है। वो एक खुलेआम गालियाँ दे रही हैं और उसमें वो निकल रहा है कि वो अपने अंदर की सारी चीज़ों को बाहर निकाल रही हैं, कर रही हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? बिल्कुल नया है ये। क्योंकि जैसे आप कह रही हैं ये मेरे अंदर भी था बचपन से। जब भी मैं गालियाँ सोचती थी, मैं सोचती थी ऐसा कैसे है यार, मतलब एक्चुअली। और आप जिस चीज़ को गाली दे रहे हो, हम सब वहीं से पैदा हुए हैं। दैट शुड बी लाइक द मोस्ट होली प्लेस फॉर एवरीबडी। और आप उसकी सारी गालियाँ उस पर बेस्ड हैं, और उसमें क्या मज़ा है। और क्या है, अभी हम गाली का मीनिंग भी भूल गए। यही मैं बोल रही थी, जो कंडीशनिंग है ना, जो हम बोलते हैं जी। मैं भी गिल्टी हूँ, मैंने कभी कभी ये गालियाँ यूज़ की हैं लाइफ में, क्योंकि मेरे लिए वो गाली है, मैं उसका मतलब एग्जैक्ट अप्लाई करके नहीं बोल रही हूँ। और मैं शायद जानती हूँ कि ज़्यादातर इवन मर्द लोग जो ये यूज़ कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वो नहीं बोल रहे हैं। पर आपके लिए अगर आपको किसी को बहुत घटिया दिखाना है तो आप वो गाली बोलते हो, वो एक वर्ड बन गई, वो एक बस फोनेटिक चीज़ बन गई है। तो वो इतनी डीपली बैठ गई है कि आई वॉन्टेड टू क्रिएट एक सीन जहाँ पे लोग एक बार कुछ सोचें। और इस सीन पे जहाँ पे भी शोज़ हो रहे हैं, सब जगह से मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, ना ही औरतें, मर्द भी खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं इस पे, क्योंकि सडनली यू रियलाइज कि जो वर्ड हम इतने केयरलेसली यूज़ कर रहे हैं उसका एक मीनिंग है। क्योंकि जैसे वो मीनिंग उल्टाया जाए और मर्दों पे अप्लाई किया जाए तो धक्का लगता है कि ये क्या हो गया, ऑफेंड होता है। तो मैं भी हमेशा से चाहती थी इस चीज़ को, पर कुछ एक रेलेवेंटली लाना ज़रूरी था, जो इस फिल्म में एकदम फिट हुआ। क्योंकि मेरे को याद है जब सुरवीन ने बिजली का कैरेक्टर मैंने उसको ऑफर किया और उसने स्क्रिप्ट पढ़ी, उसने कहा ये सीन जो है ना मैं हमेशा चाहती थी, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं ये सीन कर रही हूँ। तो ये जो आप बोल रही है ना, ये हम सब में ये ख्याल आया है। आई एम श्योर लहर में भी ये आया होगा। ये सारी गालियाँ हमेशा लड़कियों के बारे में क्यों होती है? दैट्स ट्रू। ये तो मेरे को हमेशा ही था, स्कूल में भी इवन काफ़ी बारी तो हमेशा ये क्वेश्चन होता है क्यों, लाइक क्यों हमें क्यों। हाँ एग्जैक्टली। तो बिजली का कैरेक्टर बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि एक नाचने वाली का कैरेक्टर रख दिया है, या नहीं। मुझे लगता है मेरे हिसाब से बिजली उन औरतों को रिप्रेजेंट करती है जो अपनी आज़ादी से जीना चाहती हैं। इस कैरेक्टर को बुनते वक्त आपके दिमाग में क्या था? आप बिजली को क्या वैसे ही रिप्रेजेंट करना चाहती थी जैसे आपने रिप्रेजेंट किया है, या बिजली के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जुड़ती गई? जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि लोग विदेशों में भी रिलेट कर रहे थे, तो बिजली वो एक नौटंकी कंपनी की डांसर ही नहीं है। क्योंकि जितनी लड़कियां, जैसे आप बोल रही हैं कि मेरी एक दोस्त ने लिखा कि शायद मैं बिजली हूँ बिकॉज आई एम द स्लट इन दिस सोसाइटी, है ना? एग्जैक्टली। तो वो एक रिप्रेजेंट करती है उसी औरत को जो खुल के बोलती है, जो बिना झिझक अपनी ज़िंदगी जीती है, जिस और जो ये जो दारू पीना और सिगरेट पीना एक जजमेंट बन गया औरतों के ऊपर, मर्दों के ऊपर क्यों नहीं है वो? पर वो एक, जैसे ही आप औरत को देखते हैं वो सिगरेट और दारू के साथ है, तो हाँ ये तो बहुत फॉरवर्ड लड़की है, और वो फॉरवर्ड में भी कुछ गलत ही बात है उसमें। तो इनिशियली बिजली का जन्म हुआ क्योंकि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी ऑन दीज नौटंकी डांसर्स, और इतनी इनोसेंट बट एट द सेम टाइम आई कुड सी कि एक, क्योंकि वो ज़िंदगी जो झेलती हैं वो बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, पर उसमें भी एक जॉय, मैंने एक लड़की का इंटरव्यू देखा था उसमें, तो वहाँ से ये कैरेक्टर पैदा हुआ। एंड आई थिंक जब मैंने लिखना शुरू किया, मैं बिजली थी क्योंकि मैं इन लोगों को शेकअप करने की कोशिश कर रही थी थ्रू बिजली। तो टू स्टार्ट विद, आई थिंक इट वाज माय राइटर्स वॉइस इन बिजली हु वाज ट्राइंग टू शेक अप ऑल दीज कैरेक्टर्स। पर उसमें बहुत लेयर होता गया, बहुत सारी चीज़ें आती गई उसमें, इतने सारे रिएक्शंस के बाद बहुत सारी चीज़ें जुड़ती गई। तो वो कैरेक्टर्स कहाँ से शुरू हुए और जो बन गए वो मतलब एकदम सेम है और एकदम अलग भी है। एक्चुअली मैंने जो पहला सिनॉप्सिस लिखा था बिफोर राइटिंग द स्क्रिप्ट, फिल्म वही है, पर फिर भी वहाँ से कितनी आगे जा चुकी है। वो जो एक फर्स्ट पेज मैंने 1 पेज लिखा था जहाँ पे 3 कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन था, एग्जैक्टली वही है। फिर तनिष्ठा चटर्जी जी शो में गई थी, वहाँ जिस तरह की चीज़ें हुई और सारी चीज़ें, वो खैर सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक है, उस पर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। उस मुद्दे पे आप कहाँ स्टैंड करती हैं?
आपको क्या लगता है ऐसे शोज को लेकर के, क्या क्या सोचती हैं आप? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है कि मैं एक ऐसे शो पे चली गई। मैं 10 साल से टीवी देखा नहीं है, कि हमारी फिल्म और उसकी अलाइनमेंट कहीं ना कहीं पे भी नहीं है। तो मेरे को बट मैं उसका ब्लेम लेते हुए ये भी कहना चाहती हूँ कि हम सब एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। हमारी छोटी सी फिल्म है, हम चाहते हैं हम जितनी भी इसकी मार्केटिंग कर सके करनी चाहिए, तो उस चक्कर में जो होता रहा है हम भी वही कर रहे हैं, है ना। अब टीवी में तो जाना ही पड़ेगा, हमारे पास पैसे नहीं है कि टीवी में एड्स छोड़ पाएँ, तो किसी तरह से, और इस फिल्म की बात पहुंची नहीं है लोगों तक कि सब जाते हैं कॉमेडी शो पे जाना चाहिए। एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद कॉमेडी को, कभी कहीं ना कहीं घटिया भी हो जाए तो ठीक है, आई मीन होता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि उनको पता ही नहीं था कि तनिष्ठा कौन है, उनको पता ही नहीं था ये फिल्म क्या है। और आप मतलब तनिष्ठा एज एन एक्ट्रेस पे हज़ार, मैं आप पे को 10 फनी चीज़ें सुना सकती हूँ उसके बारे में, यू नो, जो वो क्रैक कर सकते अगर वो जानते कि तनिष्ठा का इतना बॉडी ऑफ वर्क है और वो है, बिल्कुल, है ना। तो जो रोस्ट का कॉन्सेप्ट है कि आप मीन होते हैं उसमें, ठीक है, आप मीन होइए। आप तनिष्ठा को ये पूछ सकते थे, आप एक्चुअली एक्ट्रेस है, हमने तो आपको कोई सी इंडियन फिल्म में नहीं देखा है, वो भी मीन है, पर वो फनी है क्योंकि उस तनिष्ठा की सारी फिल्में अब्रॉड जाती है और बहुत सारे अवार्ड जीती है और अनफॉर्चुनेटली हमारे थिएटर्स में नहीं आती हैं। पर कॉन्टेक्स्ट तो हो जोक का। अगर आपको एक्सटीरियर उनके जो दिख रही हैं उसके अलावा आपको कुछ दिखता नहीं है और कुछ पता नहीं है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो उसमें शो की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने ना फिल्म के बारे में सोचा, उनको बस लगा कि हम एक शो कर रहे हैं, ये 3 लड़कियों को बुला के बिठा देते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि हमको शो के बारे में कुछ नहीं पता था। और अभी जब मैं रिएक्शंस देख रही हूँ कि आप गए कैसे ऐसे शो पे जो हम देख रहे हैं सालों से घटिया इतना है, तो दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई शुड हैव सीन वेयर आई वाज गोइंग। आई डिड नॉट, आई वेंट इन बिकॉज आई सेड अरे पब्लिसिटी करते हैं इस फिल्म के लिए, नो, जो भी हो, एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी। बट वो ठीक है, उससे भी एक लेसन सीखा। एंड और जो जिस तरीके से डील किया जा रहा है, मेरा डर यही है क्योंकि एक ब्लेम गेम बन जाए। It's not about Tanishta versus the show. It's not about that host Krishna. It's not about any of them. हम किसी पे उंगली नहीं कर रहे हैं, हम सब इसमें शामिल हैं कि ऐसा कैसे होता है ना। कहीं ना कहीं ऑडियंस भी रिस्पॉन्सिबल है कि ये शो है एयर पे, बिल्कुल। तो हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम कैसे ऐसी चीज़ें पास होने देते हैं। वो अच्छी बात है कि तनिष्ठा बोल पड़ी, कितने लोग होते कि मन मार के वापस आ जाते और बोलते कभी नहीं जाएंगे इस शो पे, है ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है, इट्स नॉट एज स्मॉल। कंटेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत कम है आजकल, नॉट जस्ट इन दिस कॉमेडी शो, इन लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर देयर ऑन टेलीविजन, इन न्यूज़, इन रिपोर्टाज, इन एवरी वे। तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हम या तो ट्रिविलाइज कर देंगे। अब कृष्णा ने बोला कि वो जेलस हो गई कि अगेन आप फिर से अब भिड़ा रहे हो औरत को औरत से, है ना। कोई पकड़ लेगा। क्या है कि मीडिया के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आज ये सनसनी खबर बनी, नाउ दे वांट कि क्या ये क्यों हुआ, चलो उसका क्या, व्हाट इज़ द रीज़न। तो मेरा डर वही है कि उसका जो रीज़न निकलेगा वो इतना ट्रिवियल होएगा कि ये पूरे उसको इशू को दबा देगा। आपको नहीं लगता कि भारत में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे बहुत सारे भेदभाव हैं, स्त्री के नाम पे बहुत है, बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए भी है कि हम एक ऐसे कल्चर है जिसमें कितने सारे लैंग्वेजेस है, कितने सारे कास्ट है, कितने सारे यू नो, हर 100-200 किलोमीटर में खाना बदल जाता है, कपड़े बदल जाते हैं, और फिर भी इतनी बड़ी बात है कि हम एक देश फिर भी हैं साथ में टुगेदर। पर हाँ, वो जनरेशन से पावर स्ट्रक्चर के चक्कर में कहीं ना कहीं, जैसे आप एक जन को ज़्यादा पावर दो, और मैं ये खुल के बोलती हूँ, जिस दिन औरत को भी ज़्यादा पावर मिलेगा ना, वो बैलेंस ढूंढना ज़रूरी है, वो भी मिसयूज़ होएगा। बिल्कुल। और हुआ भी है, मतलब हम सबको पता है, जब जैसे ही उनके पे पावर आया है वो भी मिसयूज़ हुआ है। सो इट्स नॉट अबाउट मेन वर्सेस विमेन, इट्स अबाउट ऑल ऑफ अस टेकिंग अकाउंट फॉर एवरीथिंग। मैं इन सारे सवालों को कंबाइन करते हुए लहर, आपसे इस फिल्म के कुछ एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, जो आपके लीना जी के साथ या आपके को एक्टर्स के साथ, जो एक अनुभव, जो पूरा एक निचोड़, जो आपको लगता है कि आपको इस फिल्म को करते वक्त कुछ सीखा या कुछ लगा कि कुछ सोचने पे मजबूर हुई,
या ऐसा कुछ भी जो भी आपको लगता हो इस तरह के एक्सपीरियंसेस और सारी चीज़ें? अभी जैसे उन्होंने बोला तो ये पर्सपेक्टिव मतलब ऑब्वियसली ये बाद में अलग तरीके से देखने को मिला कि इट्स नॉट लाइक इवन व्हेन आई यूज्ड टू टॉक अबाउट फीमेल एंड मेल, तो उसमें हमेशा ये होता था कि नहीं वुमेन एम्पावरमेंट, बट उनका जब पर्सपेक्टिव सुनती हूँ तो लगता है कि हाँ इट्स नॉट ओनली कि विमेन आर द विक्टिम, और मतलब दोनों विक्टिम है सोसाइटी की नर्चरिंग के लिए। तो ये चीज़ मतलब जब भी मैं सुनती थी लीना मैम से तो आई यूज्ड टू बी लाइक राइट, हाँ ये भी है। तो हाँ तो वो है, तो काफ़ी कुछ पूरे एक्सपीरियंस में इतना कुछ सीखने को मिला, और एक्टर्स से बहुत ज़्यादा इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, आई थिंक वही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। एंड उनसे सीखने को मिला, उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करा, तो बहुत बहुत अच्छा। एंड आई थिंक पूरी ड्रीम टीम थी एक पूरी, जहाँ पे लीना मैम थी, रसल सर थे, एंड इतनी अच्छी कास्ट एंड क्रू थे कि मतलब बहुत अच्छा था। आई थिंक ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे सोशल मुद्दे हैं, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो रोज़ सफ़र करती हैं। बस से लेकर के, बस छोड़ दीजिए, वो घर की चारदीवारी से लेकर के, ऑफिस के डोर से लेकर के सब्जी वाले की दुकान तक, हर जगह वो सफ़र करती हैं। और उस सफ़र करने में कहीं ना कहीं जो सबसे मेन चीज़ है वो है स्त्री उपभोग की वस्तु है। उसका फिगर नापने से लेकर के, ठीक है, उसे पास पाने तक, सबकी जड़ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है सेक्स। ये आइडिया आपको, ये कैसे आपने जनरेट किया, इस चीज़ को कैसे लगा कि सबके साथ इसे कंक्लूड करके इस मुद्दे को दिखाना है कि जब तक हम ये नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है? जानना चाहती हूँ। मेरे को ये हमेशा से लगा है एक्चुअली, जब मैं बहुत छोटी थी मैं खाजूराहो टेम्पल गई थी, और मतलब मेरे को लगा लाइक वाओ इतना एक्सप्रेशन है। एंड जस्ट जनरली स्टडी करके आई फील सेक्सुअलिटी इज़ द बेस ऑफ क्रिएटिविटी फॉर मेन एंड वुमेन। तो हमने इतना हुआ क्यों बना रखा है? एवरीबडी हैज़ सेक्स, यू हैव सेक्स, आई हैव सेक्स, दे ऑल हैव सेक्स। तो इतना हू शू शा क्यों बन गया इसके बारे में? मतलब आई इक्वेटेड टू दैट, बट इट्स नॉट द सेम थिंग एज हैविंग फूड, बट वी ऑल डू इट, यू नो। पर नॉट ओनली उस पर, हमारे बॉडीज़ पे इतना हो क्यों हो गया, ब्रेस्ट पे इतना हो क्यों हो गया? मतलब वो वर्ड बोलते हुए ही लोग शर्माते हैं, सेक्स बोलते हुए लोग शर्माते हैं। तो आई फील दैट मोर एंड मोर आवर कंटेंट शुड ब्रिंग सेक्स आउट, क्योंकि इस फिल्म को शूट करते दौरान ही हमने इतना सेक्स के बारे में बात किया ना खुल के, आई कुड फील वो, उससे एक चीज़ लिबरेट होती है अंदर से, एक चीज़ खुलती है, एक दरवाज़ा खुलता है सबके अंदर। तो मतलब अगर हम वो सोसाइटी हैं जहाँ पे हमने कामासूत्रा क्रिएट किया है, कहाँ चले गए हम लोग? कहाँ इतना कि आप बोल रहे कि वाह सेंसर बोर्ड ने पास कर दी है, इतनी बड़ी बात क्यों हो गई है? कुछ है ही नहीं फिल्म में सेंसर बोर्ड लायक। एक्चुअली लेट दिस बिकम अ नॉर्म, कि नॉर्मल है, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। हमको भी ये है कि अभी ये बड़ी बात नहीं है, ये एक्चुअली पास हुआ है, एडल्ट है। मैंने यूए सर्टिफिकेट मांगा भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे ये कंटेंट देखें, तो हमने एडल्ट ही मांगा। और एडल्ट में हम वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं आज, घर घर में। बिल्कुल। मतलब आप थिएटर से निकाल दो, इंटरनेट पे देख रहे हैं लोग, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें, ये डिस्कशंस वर्ल्ड वाइड हो रही हैं, तो हमको भी इसको देखने का और डिस्कस करने का हक है। एक आखिरी सवाल आपसे, भारत में यह फिल्म थोड़ी देर से रिलीज हुई है, बाकी देशों में यह पहले रिलीज हुई है और बहुत सारे अवार्ड भी बटोर चुकी है, कोई ख़ास वजह? एक्चुअली कुछ भी डिज़ाइन से नहीं था। हमने पहली बार फिल्म प्रोड्यूस किया सीम और मैंने, तो हम लोग हर स्टेप पे सीख ही रहे हैं कि अच्छा अब ये होता है। तो जब हम टोरंटो में वर्ल्ड प्रीमियर करने जा रहे थे, तब सबने हमको बोला था यू नीड अ सेल्स एजेंट चाहिए होगा ताकि आप वर्ल्ड सेल्स कर सको। तो एक बहुत बढ़िया सेविल इंटरनेशनल करके सेल्स एजेंट जुड़ गए। जैसे ही हमारी पहली स्क्रीनिंग हुई, अगले 2 दिन के अंदर 5 कंट्रीज़ की सेल हो चुकी थी। तो वो बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने बहुत खुशी हमको सुनाया, हम भी खुश हो गए, हमने को लगा ठीक है बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनकी डेट्स मतलब डिसाइड हो गए कि हम इसको डेट को रिलीज़ करें, इस डेट को रिलीज़ करें। फिर हम इंडिया आए, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढनी शुरू की। आसान नहीं था इस फिल्म के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना, तो जितना टाइम लगा उतने में बाकी देशों में रिलीज़ हो गई। तो आई थिंक पर हमको कुछ ना कुछ हेल्प ही मिली है उससे, whether it is with the censor board or even to
गिव थोड़ा अवेयरनेस इंडिया में कि ऐसी फिल्म बनी है जहाँ पे इतने देशों में घूमी और इतनी जगह सराहाया गया है इसको, तो आई थिंक वो प्लस पॉइंट ही रही है पाज के लिए। लहर, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाना आपके लिए कैसा रहा? एक नहीं, 2 दो। बहुत अच्छा था एक्चुअली, बहुत शॉकिंग था। तो एकदम से लीना मैम का पहले एक बार कॉल आया कि यू आर नॉमिनेटेड, तो वो नॉमिनेशन वाज लाइक ओह अच्छा फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। देन उसके बाद जिस दिन वो मतलब हुआ एंड फाइनली मिल गया, सो दैट वाज लाइक बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिल गया। क्या सीरियसली? तो बहुत शॉकिंग था ऑब्वियसली, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगता है ऑब्वियसली। लीना मैम के साथ काम करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, आई थिंक मतलब आई रियली प्रेफर आगे जितना भी काम करूँ सब उन्हीं के साथ करूँ, सीरियसली क्योंकि मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। लाइक हमेशा उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि किसी भी तरीके से द मूवी और मूवी के अंदर जो भी है इट वोंट अफेक्ट मी एज अ चाइल्ड, और बहुत बहुत मस्ती करी ऑन सेट, बहुत 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 अच्छा था। मतलब मैं उसको एग्जैक्टली बता भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, बट बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। कहते हैं साहित्य और सिनेमा समाज का आईना होते हैं, ये वही दिखाते हैं जो हमारा समाज कर रहा होता है या जो हमारे समाज में चल रहा होता है। अगर सच में ऐसा है तो पाश जैसी फिल्में बननी चाहिए और सिनेमा के पटल पे आनी चाहिए। पाश बनाने के लिए आपको बधाई, पाश हमें दिखाने के लिए आपका आभार। मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं जो सच में सिनेमा को समझना चाहते हैं, औरतों की स्थिति को समझना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि हमारे देश में पैट्रियट कैसे काम करती है और उसे ख़त्म करने की कितनी ज़रूरत है, तो एक बार सिनेमा घरों तक जाएं और पाश ज़रूर देखें। कैसी तिस्नगी, कैसी प्यास है, ये आपको फिल्म देखने के बाद समझ आ जाएगी। लीना जी, लहर, हमारे साथ आने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, बॉम्बे आके हमारे साथ बात करने के लिए थैंक यू सो मच।